हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मौर्य स्टडी सेंटर पे। आज मैं आपके बीच क्लास 8 एनसीईआरटी बिहार बोर्ड के विज्ञान के पहले पार्ट को लेकर आया हूं और आज इस पार्ट को हम लोग क्लियर करेंगे। एवरीथिंग कवर करेंगे, एक एक टॉपिक को करेंगे और इसमें जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, अभ्यास में जो भी क्वेश्चंस दिए गए उस सबको सॉल्व करेंगे। बस आप एंड तक वीडियो को देखते रहें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। चैप्टर हमारा है दहन और ज्वाला। तो दहन और ज्वाला, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है कॉम्बसन एंड फायर। तो जब आप ये तो समझ रहे हैं कि यहाँ तो फायर समझ रहे हैं, ज्वाला समझ रहे हैं, बट ये आपके लिए दहन और कॉम्बसन भली बात ही आपके लिए मेरे देखने से आपके लिए नया है। तो कुछ नया नहीं है, अभी हम लोग क्लियर करने वाले हैं दहन होता क्या है। तो आप इतना समझ लीजिए कि दहन भी एक ज्वाला की तरह ही प्रक्रिया होता है, ज्वाला की तरह ही प्रक्रिया है। अब आप यहाँ देखिए कि दहन यह एक रासायनिक अभिक्रिया है जहाँ ज्वलनशील पदार्थ और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया होता है। अब आप समझ चुके होंगे कि क्या है दहन भी क्या है, यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। अभिक्रिया आप जानते हैं, अभिक्रिया कब होती है, जब कभी भी दो चीज होंगे। अब दो चीज क्या क्या है भाई, तो ज्वलनशील पदार्थ। अब ज्वलनशील पदार्थ क्या होते हैं, तो वैसे पदार्थ जो जल सके, वैसे पदार्थ जो आसानी से जलाए जा सके और किसके बीच, O2 मींस ऑक्सीजन के बीच। ये दहन क्या है, दहन कुछ नहीं है, दहन एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी अभिक्रिया है जिसके अंतर्गत क्या होता है कि ज्वलनशील पदार्थ, जो भी ज्वलनशील पदार्थ है मींस जलने के योग्य जो पदार्थ है वो आसानी से जला सकते हैं, वैसे पदार्थ और ऑक्सीजन के बीच की क्या है, एक अभिक्रिया है। बस इतना ही तो है दहन। अब आप मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दहन क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब बात करते हैं ज्वाला की। तो ज्वाला भी यही है, बट ये दहन से क्या है, थोड़ी फास्ट प्रोसेस है। लेकिन वही बात करें कंबसन की मींस दहन की, तो ये ज्वाला के कंपेयर में क्या है, थोड़ा स्लो प्रोसेस है। अब देखिए, ज्वाला के लिए भी O2 चाहिए मींस ऑक्सीजन चाहिए और दहन के लिए भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन ही चाहिए। अब देखिए, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये दहन और ज्वाला पूरी तरह से क्लियर हो चुके हैं। अब आप शुरू में ही आप जब इस चैप्टर को पेज बाय पेज प्लाट कर देखेंगे तो इस बुक में इस चैप्टर में हमें यही क्लियर करना है कि कोई भी पदार्थ जलता क्यों है, जलता है तो कोई पदार्थ आसानी से क्यों जल जाता है, कोई पदार्थ देर से जलता है। जैसे मैं आपको बोल दूं कि आए भाई पेपर जला कर दिखाइए, तो आप बहुत इजीली जल जाएगा। लेकिन जब वही मैं बोलूंगा कि एक कपड़े का टुकड़ा जला कर देखिए, थोड़ा टाइम लगेगा। वहीं जब मैं बोलूंगा कि थोड़ी प्लास्टिक जलाइए तो वो कुछ ज्यादा और टाइम लगेगा। लेकिन जब वही मैं बोल दूंगा कि भाई आप थोड़ा ईंट जला कर दिखा दीजिए, तो ईंट तो आप जला ही नहीं पाइएगा, अब उस ईंट को जलाने में असमर्थ रहेगा। तो ऐसा क्यों होता है कि कोई पदार्थ जल रहा है और कोई पदार्थ नहीं जल रहा है। तो आज हम लोग इस सारे क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं बस और बस इस वीडियो में। तो चलिए आइए क्लियर करते हैं। अब देखिए, अब हमारे दूसरा टॉपिक है पदार्थों का दहन और जलने की प्रक्रिया। मींस पदार्थ, कोई भी पदार्थ जलता है, ये तो हम लोग समझ चुके हैं। तो क्यों जलता है और जलता है तो उसमें कौन सी प्रक्रिया होती है, आज हम लोग इसको अब इस टॉपिक पे क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए आइए अब देखते हैं पदार्थ। तो ये पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं भाई, सबसे पहले तो ये जानना होगा। तो पदार्थ हमारे बीच कितने प्रकार के होते हैं, पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो दाह्य पदार्थ और अदाह्य पदार्थ। अदाह्य पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं पदार्थ, तो दो प्रकार के। अब दाह्य पदार्थ किसको बोलेंगे कि जिसको हम लोग क्या कर सके, जला सके, वो क्या हो जाएगा, दाह्य पदार्थ। और दाह्य पदार्थ क्या है भाई, मींस कि हम लोग जिसको न जला सके, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं न जला सके। अब आपको ये तो क्लियर हो चुका है कि पदार्थ कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन से, दाह्य पदार्थ और दाह्य पदार्थ। दाह्य पदार्थ क्या है, मींस जिसको आप हम लोग आसानी से जला सकते हैं। लेकिन जब बात करेंगे अदाह्य पदार्थ की, मींस जिसको हम लोग भी आसानी से न जला सकते हैं। तो आपके बुक में एक टेबल दिया है फर्स्ट पेज पे ही इस चैप्टर के, कि कुछ पदार्थ के नाम आपसे डिमांड किए हैं उस टेबल में कि यहाँ पे आप पदार्थ का नाम बता दीजिए भाई। और पदार्थ के नाम आप जैसे मान लेते हैं कि मैं पदार्थ का नाम ले लेता हूँ बालू, पेज, और ले लेते हैं कपड़ा। इस तरह से मतलब कि आप कुछ ले लेंगे, लिस्ट ले लेंगे पदार्थ के। अब इस पदार्थ को लिस्ट लेने के बाद बोला है कि आप इस पदार्थ को बांटिए किस में, दाह्य पदार्थ और अदाह्य पदार्थ में। तो यहाँ आप बना लीजिए कि दाह्य पदार्थ और इस वाले में अदाह्य पदार्थ। तो चलिए अब इसमें बताइए दाह्य पदार्थ क्या होगा इन तीनों में से। दाह्य पदार्थ किसको बोलते हैं, मींस जिसको हम लोग जला सके। तो आप किसको जला सकते हैं, बालू को जला सकेंगे, नहीं। पेज को जला सकेंगे, जी हाँ, तो इसमें क्या आ जाएगा, पेज। अब बताइए कपड़ा को जला सकते हैं आसानी से, तो क्या हो जाएगा, कपड़ा।
अब बताइए बालू को आप जला सकते हैं? नहीं जला सकते। इसका मतलब कौन सा पदार्थ है? अदाह्य पदार्थ। तो इसको किस में डाल देंगे? अदाह्य में। ये मेरा क्या हो गया? अदाह्य पदार्थ हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग इजीली किसी भी डाउट होंगे पदार्थ में तो आप लोग इसको क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए अब क्लियर करते हैं आपके अपने नेक्स्ट टॉपिक को। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है? क्रियाकलाप दिया हुआ है। तो उस क्रियाकलाप में क्या कह रहा है? ये हम लोग का पहला क्रियाकलाप बोला है कि आप किसी भी हैंड लेंस देखे हुए होंगे, तो हैंड लेंस के मदद से किसी पेपर को जलाते हुए। तो चलिए आइए आप इस क्रियाकलाप को देखते हैं। तो इस क्रियाकलाप को करना बहुत ही आसान है, आप भी कर सकते हैं अपने घर पे, अपने यहाँ इजीली कर सकते हैं। देखिए बताते हैं कैसे। एक हैंड लेंस लीजिएगा। हैंड लेंस आप समझ रहे हैं जिसको हम लोग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में आता है, उससे हम लोग मदद से देखते हैं पेपर जला करके। तो हैंड लेंस एक यूज करेंगे। मटेरियल में मेरे को क्या चाहिए? हैंड लेंस चाहिए। और हैंड लेंस के बाद एक आप कागज के टुकड़ों को ले लीजिएगा। इसके सामने कागज के टुकड़ा रखिएगा और कागज के टुकड़े के सामने मान लीजिए हम लोग इधर से सन का राइज है, इधर से सनलाइट आ रहा है, तो ये कागज के टुकड़े के ऊपर क्या करेंगे? हैंड लेंस को जब रखेंगे तो ये क्या करेगा? हैंड लेंस ये क्या करेगा? सभी जितने भी ये सूर्य से किरण होकर आ रही है सारी किरणों को क्या करेगा? एक जगह पे एकत्रित करेगा। और जब एकत्रित करेगा तो क्या होगा? यहाँ की क्या होगी? उष्मा की टेम्परेचर क्या होगी? बढ़ेगी। और जब टेम्परेचर बढ़ेगी तो क्या होगा? इसके जो भी मॉलिक्यूल है कागज के क्या होंगे? अब एक दूसरे से बिखरने लगेगा और जलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्रियाकलाप को आप आसानी से कर सकते हैं। क्या करना है? हैंड लेंस लेना है, एक पेपर के टुकड़े को लेना है और दिन में सूर्य के किरण के सामने ले जाकर करेंगे तो देखेंगे कि वो क्या कर रहा है? हैंड लेंस क्या कर रहा है? सारे जो भी किरण है, जो किरण के पुंज आ रहे हैं उसको क्या कर रहा है कि सारे किरण को एकत्रित कर रहा है। और जब एकत्रित करेगा तो क्या करेगा? उस स्पेस के एक जगह के कहीं एक पॉइंट के जहां उसको पॉइंट आउट कर रहा है वहां का टेम्परेचर बढ़ेगा। और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? जलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएंगी। तो इस प्रकार से आप इस क्रियाकलाप को इजिली कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग देखें कि किसी पदार्थ को कैसे जला सकते हैं, उसकी हम लोग क्रियाकलाप देखे हैं। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक को करते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग अभी तुरंत पढ़े कि किसी पदार्थ को जलने के लिए ऐसा क्यों हो रहा है कि ज्यादा टाइम लग रहा है, किसी को जल्दी जलने लग रहा है, कोई बहुत फास्ट जल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा ये ज्वलन ताप की वजह से हो रहा है। अब ज्वलन ताप क्या होता है? तो ज्वलन ताप वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है वह उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। ज्वलन ताप पे डिपेंड करता है कि कोई भी पदार्थ किस तरह से जलेगा। अब ज्वलन ताप क्या होता है? तो यह एक निश्चित न्यूनतम तापमान है किसी पदार्थ का। न्यूनतम पदार्थ है कब का? कि जब उस पदार्थ को क्या करना है? उस तापमान पर पहुंचने में जो पहुंचेगा उस तापमान पे क्या करना है? जलना शुरू कर देगा। तो वही क्या है? ज्वलन ताप है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? तो वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। आप अब ज्वलन ताप को समझ चुके होंगे। अब यहाँ से इससे रिलेटेड मैंने इधर नीचे में 3 या 4-5 पॉइंट लिखवाया डाला हूँ, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। अब इन टॉपिक देखिए इससे हम लोग क्या सीखेंगे। आप ही बताइएगा कि ज्वलन ताप क्या है। अब एक चीज यहाँ से ये क्लियर होगा कि जिस पदार्थ का ज्वलन ताप अधिक होगा वह पदार्थ अधिक देर के बाद जलेगा, कुछ देर के बाद जलेगा। और जिस पदार्थ का ज्वलन ताप कम होगा वह पदार्थ जल्दी जल उठेगा। जैसे कि मैं आपसे क्वेश्चन किया था कि पेपर जल्दी क्यों जलता है, कपड़ा देर से क्यों जलता है, ईंट क्यों नहीं जल रहा है। इसका मतलब कि पेपर का इग्निशन टेम्परेचर मींस की ज्वलन ताप क्या है? बहुत ही कम है। इसके वजह से क्या हो रहा है? बहुत जल्दी जलना शुरू कर दे रहा है। लेकिन कपड़ा की बात कर रहे हैं तो कपड़ा क्या? प्लास्टिक की बात कर रहे हैं, थोड़ा टाइम ले रहा है। इसका मतलब उसका ज्वलन ताप क्या है? अधिक है। जब ज्वलन ताप अधिक होगा तो पदार्थ क्या करेगा? देर से जलेगा। अब मैं बात करता हूं ईंट की। तो ईंट क्यों नहीं जल रहा है? क्योंकि उसके जो इग्निशन टेम्परेचर है, ज्वलन ताप है, काफी अधिक है, जिसको कि हम लोग अचीव नहीं कर पा रहे हैं हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर से। इसके वजह से हम लोग ईंट को जलाने में क्या रह रहे हैं? असमर्थ रह रहे हैं। अगर मैं बोलूं कि क्या आप ये लोहे को जला सकते हैं तो जला नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका क्या है? ज्वलन ताप क्या है? काफी अधिक है। कैसे अधिक है? आप देखते होंगे कि हम लोग लोहे को जब गर्म करते हैं और उसको पीटते हैं तो मुड़ना शुरू करता है। तो सोच लिए कि उतना टेम्परेचर देने के बाद वो मुड़ना शुरू करता है। तो कितने
टेम्परेचर के बाद जलना शुरू करेगा। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि लोहे का ज्वलन ताप क्या है, काफी अधिक है, जिसको हम लोग अचीव नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से हम लोग लोहे को जलाने में असमर्थ रहते हैं। तो अब उम्मीद करते हैं आपके टॉपिक ये ज्वलन ताप भी क्लियर हो चुके होंगे। अब इससे रिलेटेड अब देखिए पॉइंट, अलग अलग पदार्थों का ज्वलन ताप भिन्न होता है। इसका मतलब क्या है, ये बोल रहा है कि जो भी पदार्थ होगा ऐसा नहीं होगा कि सारे पदार्थ का ज्वलन ताप सेम होंगे। अगर सारे पदार्थ के ज्वलन ताप सेम होंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि एक जगह आग लग गया तो पूरे वर्ल्ड में आग लग जाता, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब कि अलग अलग पदार्थों का ज्वलन ताप भिन्न होते हैं, और भिन्न होने के कारण ही हम देख रहे हैं कि कागज जल्दी जल जा रहा है, पेपर जल्दी जल जा रहा है, लेकिन कपड़ा और प्लास्टिक और ईंट काफी समय ले रहे हैं। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गए, आप इस पॉइंट को राइट डाउन जरूर करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है, किसी पदार्थ को जलाने के लिए कम तापमान तक गर्म करना पड़ता है और किसी को ज्यादा तापमान तक। ऐसा क्यों? पहले ही हम इसको शुरू करने से ही बताए थे कि किसी पदार्थ को आप देखते होंगे कि जलने के लिए क्या होता होगा कि उसको जलने के लिए क्या करना पड़ता होगा, थोड़ा कम तापमान। जैसे कि पेपर को थोड़ा भी आप माचिस ऑन कीजिए तुरंत वो जल उठेगा। लेकिन किसी पदार्थ को ऐसा भी होता है कि उसको बहुत देर तक हम लोग तापमान देते हैं तब जाकर वो जलना शुरू करता है। जैसे हम लोग घर में लकड़ी जलाई जाती है तो लकड़ी क्या जलाते जलाते तो नहीं जलने लगता है, कुछ देर टाइम लेता है। तो ये क्या हो, उस लकड़ी की इग्निशन टेम्परेचर क्या है, अधिक है। अधिक है तो क्या होगा, देर से जलेगा। चलिए अब देखते हैं थर्ड टॉपिक को। थर्ड पॉइंट कह रहा है पदार्थों का ज्वलन ताप उसके प्रकृति पर निर्भर करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या ये पदार्थ का ज्वलन ताप, ये तो भाई ऐसा कोई नहीं ना होगा कि कोई पदार्थ जब मन तब करेगा जलेगा, जब मन तब करेगा नहीं जलेगा, ऐसा नहीं होगा। मींस ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ज्वलन ताप उसका किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके प्रकृति पे, कि उसका प्रकृति क्या है। इट मींस कि वो पदार्थ जो हम लिए हैं वो पदार्थ किस चीज का बना है, मिट्टी का बना है, बालू का बना है, या कण के बने हैं, किसके बने हैं। इस तरह से हम लोग इस अब इग्निशन टेम्परेचर को भी क्लियर कर लिए हैं। तो आप इन टॉपिक को राइट डाउन जरूर करेंगे। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जलने के लिए और क्या चाहिए, ये हमारा टॉपिक है। तो अब इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए हमारे बुक में, एनसीईआरटी बुक में एक क्रियाकलाप को दर्शाया है। चलिए इस क्रियाकलाप को हम लोग करते हैं। और क्रियाकलाप के अंतर्गत हम लोग क्या देखेंगे कि मोमबत्ती को जलाने में हवा में उपस्थित ऑक्सीजन गैस सहायक होती है। आप समझ पा रहे हैं हम क्या कर रहे हैं कि मोमबत्ती जब ये जलता है, जब ये कैंडल हम लोग लेंगे तो जब कैंडल ये कब ग्लो करेगा, जब हमारे ऑक्सीजन में क्या होंगे, O2 मॉलिक्यूल मींस ऑक्सीजन क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो ये क्या करती है, ऑक्सीजन इस मोमबत्ती को जलने में क्या करती है, मदद करती है। इस क्रियाकलाप के अनुसार हम लोग इसको देखेंगे। तो चलिए आप इस क्रियाकलाप को, काफी आसान है, आप इसको अपने यहाँ कर सकते हैं आसानी से, लेबोरेटरी में जाने की जरूरत नहीं है। आप एक मोमबत्ती लीजिएगा और उस मोमबत्ती को जलाने के बाद जब उसके फ्लेम जलने लगेंगे तो फ्लेम के जलने के बाद, अब जलने के बाद आपको तो इतना मालूम है कि हमारे अगल बगल जितने भी हवा ले रहे हैं, जो भी उपस्थित हवा, उसमें कौन सी गैस उपस्थित है, ऑक्सीजन गैस उपस्थित है, ये आपको मालूम है। इट मींस हमारे अगल बगल जो भी जब मोमबत्ती जला रहे हैं तो अगल बगल जो भी हमारे हवा उपस्थित है उसमें कौन सी गैस उपस्थित होती है, ऑक्सीजन गैस। और ये हेल्प करता है, कैसे मालूम करेंगे, तो जब आप ये इसको जलते हुए, जब आपके जलते हुए मोमबत्ती को आप किसी ग्लास से ढक देंगे, जब आप किसी इस ग्लास से इसको क्या करेंगे, ढक देंगे, तो ढकने के बाद आप थोड़ा देर कुछ देखिएगा कि जो मेरी मोमबत्ती है ढकते ढकते नहीं बुझा, कुछ देर जल करके बुझा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मोमबत्ती हम अपने ग्लास से ढक दे रहे हैं तो जितना ग्लास हमारा ऑक्सीजन गैस हवा उपस्थित उसमें ले रहा है, बंद पैक कर रहा है, तो कुछ देर जल रहा है और कुछ देर बाद जब उसको ऑक्सीजन खत्म हो जा रही है तो मोमबत्ती क्या हो जा रही है, बुझ जा रही है। तो इस क्रियाकलाप से हम लोग बता सकते हैं कि मोमबत्ती को जलने में हवा में उपस्थित ऑक्सीजन गैस सहायक होती है। क्लियर है? इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं किसी भी चीज को जलने में, किसी भी चीज को जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन गैस चाहिए। ये ऑक्सीजन गैस किस में मदद करता है, जलने में मदद करता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी सेकंड भी क्रियाकलाप क्लियर हो चुका है। तो अब आपकी क्रियाकलाप 2 कर चुके हैं हम लोग। अब चलते हैं क्रियाकलाप 3 पे। अब क्रियाकलाप 3 में क्या दिया हुआ है, आप देख रहे हैं क्रियाकलाप 3 में आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि एक मोमबत्ती के सामने, जलती हुई मोमबत्ती के लौ पर क्या किया जा रहा है, एक कागज की कटोरी बनाकर बोला है कि उसमें पानी गर्म कीजिए। तो क्या आप बताइए कि जब कागज की कटोरी बनाकर जब हम लोग उसमें पानी गर्म करेंगे तो क्या वो कागज जलेगा, जी नहीं। अब देखिए सिंपल है इसका फंडा। एक मोमबत्ती मान लीजिए हम लिए हैं और ये मोमबत्ती मेरा जल रहा है,
तो अगर मैं सिंपली इस मोमबत्ती के लौ के सामने अगर कागज की कटोरी बनाकर, केवल कागज की कटोरी बना करके अगर मैं इस मोमबत्ती के लौ को ऊपर लाऊंगा तब तो वहां कागज की कटोरी जल जाएंगी। लेकिन जो ही मैं उसमें क्या करूंगा कि कागज की कटोरी बना करके और बना करके उसमें कुछ पानी ले लेंगे और पानी को साथ इस लौ को, मोमबत्ती के लौ को ऊपर जलते हुए ऊपर करेंगे तो आप देखेंगे कि मेरा कागज की कटोरी जल नहीं रहा है, बल्कि क्या होने लगेगा उसमें, अब उस पानी में कागज और पानी के बीच क्या होगा, उष्मा की संचरण की प्रक्रिया होने लगेगी। इस कहने का मतलब ये है कि जब ही हम कटोरी कागज की बना करके इसमें पानी भर लेंगे, पानी इसमें भर लेंगे तो ये जो मोमबत्ती के लौ है, मोमबत्ती के लौ क्या करेंगे, इस कागज को अब जला नहीं पाएंगे। क्यों नहीं जला पाएंगे? क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया तो जलने में टाइम लगेगा। अब इतना बढ़ा दिया है पानी के आने से कि जल नहीं सकता है। अब देखिए जब इसमें पानी रखे हैं इस कागज की कटोरी में तो क्या करेगा, ये लौ क्या करेगा, इसको टेम्परेचर देगा। जब टेम्परेचर देगा तो क्या होगा, उष्मा की संचरण होना शुरू करेगा। अब जब उष्मा की संचरण कागज से पानी में होगा तो पानी अपने अंदर ही सारे पानी के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं क्या करेंगे, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। इस प्रकार से क्या होगा, पानी मेरा गर्म हो जाएगा, लेकिन हम देखेंगे कि मेरा क्या होगा, कागज की कटोरी नहीं जल पाएगी। तो आप इस तरह से क्रियाकलाप थर्ड को भी हम लोग क्लियर कर चुके हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपके बीच आपके टेक्स्ट बुक को लेकर मौजूद हो गया हूँ। तो जब आप देख रहे हैं कि जब हम लोगों ने इतने सारे टॉपिक फर्स्ट पेज को किया, इस टेबल को भी कर लिए, और जब इस क्रियाकलाप फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड तक कर लिया, थर्ड क्रियाकलाप कर लिया, तब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ आपसे क्वेश्चन किया गया है। तो चलिए हम आपके बीच इस क्वेश्चन को रखते हैं। लकड़ी वाले चूल्हे में कुछ खाली स्थान छोड़ दिया जाता है। लकड़ी वाले चूल्हे में कुछ खाली स्थान छोड़ दिया जाता है, ऐसा क्यों होता है? इस तरह से आपसे 2 या 3 पॉइंट में क्वेश्चन किए गए हैं। क्वेश्चन ही नहीं मतलब इन सबको बताया गया था, मतलब ऐसा क्यों किया जाता है, आपके बीच में ये क्वेश्चन की तरह रख रहा हूँ। तो चलिए आप बताइए कि ऐसा क्यों किया जाता है, लकड़ी वाले चूल्हे में कुछ खाली स्थान क्यों छोड़ते हैं। आप अभी हम लोग देखें क्या चीज, कि जब ये मेरा मोमबत्ती ये जल रहा था, ये मोमबत्ती मेरा कब जल रहा था, जब हम क्या कर रहे थे, इसमें उपस्थित हवा जो भी था, उपस्थित हवा में ऑक्सीजन गैस क्या थी, प्रचुर मात्रा में थी तो जल रही थी। लेकिन जो ही हम इसको कवर कर दे रहे थे तो न इसको ऑक्सीजन मिल रही थी न जल रही थी। ठीक उसी प्रकार लकड़ी वाले चूल्हा में जब हम लोग खाली स्थान नहीं छोड़ेंगे तो उसमें हवा प्रवेश नहीं करेगी, और जब हवा प्रवेश नहीं करेगी तो ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, और जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो जलने की प्रक्रिया नहीं होगी। तो काफी आसान क्वेश्चन है। इस तरह से 1-2 और आपको क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं इस टर्म को, अगर आपको डिफिकल्टी होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर करेंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो चलिए अब देखते हैं कि जलने के लिए हमें क्या आवश्यक है, क्या क्या चीजें आवश्यक है। अब सारी एक चीज को करके हम लोग क्रियाकलाप में तो देख चुके हैं, सारी उसी को मैं एकत्रित करके आपको बता देता हूँ। अब देखिए, दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है, एकदम सही बात है भाई, हम लोग अभी तुरंत देखे उसको क्रियाकलाप भी किए हैं। ठीक उसी प्रकार साधारण जलना एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है। अब हम आपसे क्वेश्चन किए ही थे कि जलने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, तो जलने के लिए कुछ नहीं बल्कि हम लोग को यही 3 चीज चाहिए, और इन तीनों चीज क्या है, तो ये ज्वलनशील पदार्थ का होना और ज्वलन ताप तक पहुंचने का उपाय और हवा की जरूरत। अब जब हम कह रहे हैं कि इन 3 चीजों की जरूरत होगी तो ये 3 चीजें है क्या भाई, तो पहली चीज ज्वलनशील पदार्थ का होना काफी इंपॉर्टेंट है। ज्वलनशील पदार्थ मींस अब जलने के योग्य जो पदार्थ होंगे उसको लेंगे तो ना जलेगा। अब मैं उठा लिया हूं ईंट को जला रहा हूं, क्या जलने वाला है? नहीं जलने वाला है। इसीलिए जलने के लिए हमें सबसे पहले किसको प्राथमिकता देना है, सबसे पहली ज्वलनशील पदार्थ का होना मींस वैसे पदार्थ लेंगे जो क्या कि इजीली आसानी से जलाए जा सकते हैं। अब चलिए 2 में देख रहे हैं कि दूसरा पदार्थ हमको कि दूसरा चीज क्या चाहिए, ज्वलन ताप तक पहुंचने का उपाय। ज्वलन ताप तक पहुंचने का उपाय। अब ज्वलन ताप क्या है, हम लोग जानते हैं कि वैसे तापमान, न्यूनतम तापमान जहां तक कोई भी पदार्थ जाता है तो क्या करता है, जलने की शुरू कर देता है। तब ज्वलन ताप तक पहुंचने का उपाय, तो उपाय क्या हो सकते हैं, जैसे कि आप दोस्तों देखते होंगे आपके घर में कभी लकड़ी जलाए जा रहे होंगे और वो लकड़ी नहीं जल रहा होगा, तो क्या करते होंगे आप सिंपली क्या करें कि कल मैं धूप निकलेगा ना तो धूप में डाल दूंगा, तो धूप में डालकर क्या कर रहे हैं आप, उसको ज्वलन ताप तक पहुंचाने का उपाय कर रहे हैं। जब आप धूप दे रहे हैं उस लकड़ी को, आप समझ रहे हैं कि भींगा हुआ है, नमी है उसमें, तो जब धूप दे दिए तो क्या कर रहे हैं, उसका ज्वलन ताप क्या कर रहे हैं, उसको ज्वलन ताप को पहुंचने का उपाय कर रहे हैं कि धूप देने के ज्वलन ताप को इजीली अपने अटेंड कर लेगा। जब ज्वलन ताप तक पहुंच जाएगा तो हम लोग लकड़ी को आसानी से क्या कर सकते हैं, जला सकते हैं। ठीक उसी प्रकार अब देखिए थर्ड पॉइंट, हवा की जरूरत। अब हवा की जरूरत कहने से मतलब क्या मालूम चल रहा है आपको, कि हवा में मौजूद O2 ऑक्सीजन की मात्रा। अब जैसे कि हम लोग क्रियाकलाप किए कि हवा में उपस्थित O2 क्या है, हमारे जलने में मदददायक है, लाभदायक है।
तो आप यहाँ से क्लियर कर रहे हैं कि जलना है क्या है, साधारण जलना है क्या है, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। किसके जैसा है, तो दहन के जैसा ही है। और इसमें क्या होता है कि जिसके लिए हम लोग क्या चाहिए, तीन चीज चाहिए, जिसको कि तभी जाके ये पॉसिबल हमारा है। क्या, ज्वलनशील पदार्थ का होना, ज्वलन ताप तक पहुंचने का उपाय, और हवा की जरूरत। हवा की जरूरत कहने का मतलब O2 की उपस्थिति। चलिए अब रुक करते हैं अपने दूसरी टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक आगे क्या है, माचिस की कहानी। तो माचिस की कहानी क्या है, तो माचिस की कहानी में कोई बड़ी नहीं है उतना। तो माचिस की कहानी में हम लोग जानेंगे कि माचिस का खोज कब हुआ, किसने किया, और माचिस की जब खोज हुआ तो क्या होता। आप पहले सुने होंगे कि आदिवासी जब थे तो उन लोग माचिस तो उस समय था नहीं, तो क्या करते थे कि दो पत्थर के रगड़ाव करने से जो उत्पत्ति होती थी लहर, उससे क्या करते थे कि जब एक बार जब उन लोग को आग मिल जाता था तो उसी आग को पूरे दिन एकदम जलाए रहते थे। उसी से पूरे दिन उन लोग सारे पूरे ईयर काम करते थे। लेकिन हमारे दिनचर्या में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए और मानव की ये फितरत है कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। तो उन्होंने क्या है, एक रॉबर्ट बॉयल नाम के एक साइंटिस्ट थे, इनको बोल सकते हैं, जो क्या किए 1680 में माचिस का खोज कर दिए कि इस सबस्टेंस को आप बनाए करके दिए कि जब उसको जलाएंगे रगड़ने से क्या हो रहा था कि आग की उत्पत्ति हो जा रही थी। तो बोल दिया गया कि रॉबर्ट बॉयल 1680 में ही बता दिए कि क्या सफेद, और क्या यूज किए थे वो, सफेद फास्फोरस को यूज करके क्या बना दिए, माचिस बता दिए थे। तो माचिस की कहानी यही है कि रॉबर्ट बॉयल जी ने उनको बताया कितने में, तो 1680 में। और क्या यूज किए थे, ये काफी इंपॉर्टेंट रखता है, सफेद फास्फोरस। अब सफेद फास्फोरस की कहानी सुनिए। जब पहले ये इन्होंने रॉबर्ट बॉयल जी ने 1680 में दिया ना सफेद फास्फोरस की माचिस, तो उन समय क्या होता है, माचिस हम लोग रखे रहते थे बट अपने से आग लग जाते थे। ऐसा क्या हो रहा था भाई, तो ये इसलिए हो रहा था बिकॉज ऑफ सफेद फास्फोरस। सफेद फास्फोरस एक ऐसा केमिकल उसको बोल सकते हैं कि जो क्या है, उसको रखे रहेंगे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, वो उसमें आग लग जाएगी। तो इसका ये क्या है, ये दुरुपयोग है, सफेद फास्फोरस का ये दुरुपयोग है। तो वहां पे ये रॉबर्ट बॉयल क्या कर गए, फेल कर गए। तो जब फेल कर गए तो सिंपल सी बात है, जब हम फेल करेंगे तो उसको क्या करेंगे, करके दिखाएंगे। तब जाकर के 1845 में लाल फास्फोरस, रेड फास्फोरस को यूज करके माचिस की तिल्ली और उसके डब्बे पर लगे फास्फोरस केमिकल पोटेशियम क्लोराइड को बनाया गया, और ये हमारा सक्सेस हुआ। अब उस समय क्या हो रहा था कि जब सफेद हम लोग क्या कर रहे थे, सफेद फास्फोरस यूज कर रहे थे, माचिस ऑक्सीजन मिलता था, बस जलना शुरू करता है। लेकिन जो ये रेड फास्फोरस हम लोग यूज करते हैं, इसमें ऑक्सीजन मिले कुछ भी मिले, इसको कोई टेंशन, जब तक इसको पोटेशियम क्लोराइड, जब तक कि इस लाल फास्फोरस को पोटेशियम क्लोराइड पर हम लोग रब नहीं करेंगे तब तक ये क्या जलने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से 1845 में हम लोग को काफी अच्छे से माचिस की खोज हो गई, जहां पे हम लोग क्या यूज करते थे, लाल फास्फोरस मींस रेड फास्फोरस का यूज करते थे, और डब्बा और तिल्ली पर क्या लगे रहते थे, पोटेशियम क्लोराइड के सॉल्यूशन एंड लाल फास्फोरस लगे रहते थे। लाल फास्फोरस लगे रहते थे तिल्ली में, और ये पोटेशियम क्लोराइड पे हम लोग जब उसको रब करते थे तो माचिस हमारा आग उत्पन्न कर देता था। इस प्रकार से माचिस की खोज आसानी पूर्वक कंप्लीट हुआ। तो चलिए अब रुक करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है मोमबत्ती की इतिहास। तो मोमबत्ती की इतिहास, आखिर मोमबत्ती बना कैसे, तो आप समझ चुके होंगे। मोमबत्ती क्या है, मोम से बना है, और मोम क्या है, तो एक ईंधन है। मेरा ईंधन किस तरह का ईंधन है, जिसमें क्या करता है, ऊर्जा की एक रूप बोल सकते हैं। तो चलिए ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख दिया हूं मैं, इंपॉर्टेंट उसके पॉइंट्स लिख दिया हूं, आप इसको राइट डाउन जरूर करेंगे। चलिए देखते हैं। ये बोल रहा है कि मोम एक ईंधन है, यानी ऊर्जा का एक रूप है। सही बात है भाई, किसी भी चीज, कोई भी चीज अगर ईंधन है तो हमारा क्या है, ऊर्जा का स्रोत है। जैसे कि पेट्रोल, केरोसिन, गैस, जो भी बोल सकते हैं, सीएनजी, क्या है, सब ईंधन तो है ही, लेकिन क्या है, अपने आप में एक ऊर्जा के रूप है। अपने आप में ये क्या किया है, ऊर्जा को स्टोर किया है। इस तरह से बोल सकते हैं मोम एक ईंधन है, यानी ऊर्जा का एक रूप है। और मोम किस चीज के क्या है भाई, मोम कौन से सब्सटेंस से बने हैं, तो मोम कुछ नहीं, बस ये हाइड्रोकार्बन से बने पदार्थ है। क्या है, मोम है हाइड्रोकार्बन, इसमें कंटेंट रहता है हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब हाइड्रोजन एंड कार्बन के कंटेंट रहते हैं, उस क्या है भाई, मोम है। और मोम आप कहां से मोम पा सकते हैं, तो देखिए मधुमक्खी
मधुमक्खी के छत्ते से निकाला जा सकता है। मीन्स मोम कहाँ से हम लोग पा सकते हैं? मधुमक्खी के छत्ते से। आप कभी देखे होंगे कि मधुमक्खी के छत्ते जब देखे होंगे तो उसमें जब हम लोग निकाल लेते हैं उससे जितने भी मधुमक्खी के छत्ते से जितने भी मध होते हैं, हनी निकालने के बाद देखते हैं कि हम लोग को जो पदार्थ बच जाता है तो काफी मोम के जैसा चिपचिपा दिखता है। तो उसी पदार्थ को क्या है, वो पदार्थ क्या है, बल्कि कुछ नहीं बल्कि वो क्या है, मेरा मोम है। क्या है? हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड है, जिसको हम लोग मोमबत्ती के रूप में प्रयोग करके उसका यूज करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे टॉपिक के। तो चलिए अब बात करते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि आग गर्म क्यों होती है? बात तो सही है भाई, कि आप सही बताएंगे। आप कि क्या आपने कभी सोचा है कि आग गर्म क्यों होती है? इसको तो ठंडा भी होना चाहिए था। ऐसा भाई क्या है कि भाई इसको दोस्ती हो गई गर्म से, तो ऐसा क्यों होता है? तो चलिए आपके लिए पहले आप समझिए मेरे बात को। अच्छा, किसी भी चीज को गर्म होने के लिए क्या चाहिए? गर्म कब होगा? जब उसमें से ऊर्जा निकलेगी। तो गर्म उसी समय होंगे। आप देखते होंगे डेली के अपने दिनचर्या में भी बहुत सारे एग्जांपल कि जिससे ऊर्जा निकलेगी तो वो गर्म होगी। ऊर्जा निकलेगा कब? जब हम लोग क्या करेंगे, किसी भी दो पदार्थ का क्या करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो ये आग मेरा क्या है, एक प्रकार की यहाँ पे क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया होती है। ईंधन जो हम लोग लेते हैं तो ईंधन को जलाते हैं, तो जब उसमें जलाएंगे तो क्या होगा, ईंधन और ऑक्सीजन हवा में प्रयुक्त O2 गैस जो है, उन दोनों के बीच क्या होता है, प्रक्रिया होगा, अभिक्रिया होगा। जब अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, अभिक्रिया होगा तो हम लोग जानते हैं कि नए पदार्थ मिलेंगे और नए पदार्थ के साथ क्या होगा, उसमें ऊर्जा निकलेगी। तो जब ऊर्जा निकलेगी तो क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है, ऊर्जा निकलेगी तो गर्मी होगी। तो चलिए आइए, मैंने इसी को सजाकर आपके लिए लिख चुका हूं। तो देखिए कि क्या आपने कभी सोचा है आग गर्म क्यों होती है? तो इसका सिंपल सा आंसर आपके लिए मैं बनाया हूं। देखिए कि जब हम किसी ईंधन को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, मींस कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कहने का मतलब कि CO2 गैस, आप समझ चुके होंगे अब कि जब किसी ईंधन को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मींस O2 गैस और जलवाष्प बनता है। O2 गैस के साथ साथ क्या बनेगा, जलवाष्प बनेगा। और यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। और आप जानते हैं कि CO2 प्लस जलवाष्प कम बनेगा तो तब ये बनता है जब क्या होगा, जब कहीं भी एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करेगा। मींस अब जब कहीं भी एक रासायनिक अभिक्रिया होगी तो वहां कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और जलवाष्प भी निकलती है। तो जिसमें एक नए पदार्थ अर्थात और साथ साथ ये तो होंगे ही, प्लस में एक कुछ नए पदार्थ बनेंगे, मींस न्यू प्रोडक्ट भी कुछ हमको निकल के आएंगे। जैसे हम लोग किसी भी चीज को जलाते हैं तो नए प्रोडक्ट में क्या बनता है, हमें राख मिलता है, ऐश मिलता है, उसी बात को बोल रहा है जिसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, जिस प्रतिक्रिया में काफी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। और मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जब वहां रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो क्या होगी, ऊर्जा निकलेगी। और ऊर्जा कितनी निकल रही है भाई, काफी मात्रा में निकल रही है, काफी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जिसकी ऊष्मीय मान बहुत ज्यादा होता है। ऊष्मीय मान कहने का मतलब क्या चीज, कि उसका हॉट मींस कितना गर्म है, उसका गर्मी का मान क्या है, गर्म बहुत ज्यादा होता है। अतः हम लोग बोल सकते हैं अर्थात आग मेरा क्या होती है, गर्म होती है। तो आप इस तरह से इसको आंसर कर सकते हैं, आग क्यों गर्म होता है। जब किसी भी आग कब उत्पन्न होगा, जब किसी ईंधन को जलाएंगे, और जब ईंधन को जलाएंगे तो क्या होगा, CO2 मींस कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनेगा। और जब जलवाष्प बनेगा तो क्या होगा, रासायनिक प्रतिक्रिया होगा। जब रासायनिक प्रतिक्रिया होगा तो इसमें क्या होगा कि नए पदार्थ का निर्माण होगा। नए पदार्थ का निर्माण के साथ साथ जिस प्रतिक्रिया में काफी मात्रा में ऊर्जा निकलेगी, जिसका ऊष्मीय मान क्या होगा, काफी अधिक होगा। और ऊष्मीय मान जिस पदार्थ का अधिक होंगे अतः वो पदार्थ मेरा क्या होगा, काफी गर्म होगा। तो चलिए अब करते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। अब हम लोग देखते हैं कि मैंने इतने मेहनत करके आपको सिखा दिया कि आग कब लगेगा, आग हम लोग आसानी से कैसे लगा सकते हैं, लेकिन और आपने भी इतने आसानी से सीख लिया, लेकिन अभी भी हम लोग एक अगर इसकी इंपॉर्टेंट पार्ट को नहीं करें तो हम लोग की सीखने जितनी भी नॉलेज है वो अधूरी रहेंगी। क्या है भाई वो, कि आग पर नियंत्रण कैसे करें। अब आग तो आप लगा दिए, लेकिन नियंत्रण करना इस पे काफी जरूरी है, नहीं तो यही आग छोटा सा माचिस के लिए क्या कर सकता है, हमारे पूरे संसार को तबाह कर सकता है। तो चलिए आइए अब सीखते हैं कि आग पर नियंत्रण कैसे करें। कि जैसे ही हम लोग यही पढ़े कि आग के लिए हम लोग क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, क्या चाहिए,
चाहिए, ज्वलनशील पदार्थ चाहिए, इन सारी चीजें चाहिए। मतलब कि जितने भी चीज अभी हम लोग क्या किए, पढ़ाई किए कि हम लोग को आग को जलाने के लिए ये चीज चाहिए, तब आग पर नियंत्रण करने के लिए क्या करेंगे, जस्ट उसके अपोजिट काम करेंगे कि मैं ऑक्सीजन को नहीं दूंगा, ऑक्सीजन को बंद कर दूंगा, जलने लायक जितने भी पदार्थ है उसके आसपास से हटा देंगे, तो आग क्या करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। इस तरह से हम लोग आग पर नियंत्रण कर सकते हैं। चलिए आइए इसको करते हैं डिटेल स्टडी। आग पर नियंत्रण कैसे करें, काफी समय से ये क्वेश्चन बना रहता है, काफी डाउट बने रहते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जब कभी भी आपके सराउंडिंग में अगल बगल में बाय द वे ऐसा ना हो बट हो जाए, आग लग जाए, तो क्या करेंगे कि जितने भी दाह्य पदार्थ हैं उनको हटा दें। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, जितने भी दाह्य पदार्थ हैं हो सके जितना आपसे हट सके उसको पहले हटाते जाएं। दाह्य पदार्थ मींस आप पहले ही मैं डिस्कस कर दिया, वैसे पदार्थ जो आसानी से जलते हैं। तो जितने भी आसानी से जलने वाले पदार्थ हैं क्या करेंगे, मैं उसको इजीली पहले उसको हम लोग हटा लेंगे, आसानी से पहले हटा देंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी उसको देना है। सेकंड, ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद कर दें। जो ऑक्सीजन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं मींस ऑक्सीजन की आपूर्ति को कैसे हम लोग बंद करेंगे, ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या हम लोग सीखे हैं अभी, जितना ऑक्सीजन मिलेगा उतना आग क्या करेगा, ग्लो करेगा, उतना अच्छे से जलेगा। लेकिन हम लोग को क्या करना है, ऑक्सीजन की कनेक्शन को हटा देना है। तो ऑक्सीजन को कनेक्शन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको जहां भी है जो भी है उस पर क्या करेंगे, बालू फेंकेंगे, या फिर आपके पास कंबल है और छोटे से एरिया में आग लगे हुए हैं उसको कंबल से ढक देंगे, ताकि कंबल से ढक देंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन वहां पे नहीं मिलेगा, हवा नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो आग मेरा क्या होगा, बुझ जाएगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी दाह्य पदार्थ को हटा दें। सेकंड प्रायोरिटी ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद कर दें, जो भी हम लोग ऑक्सीजन दे रहे हैं इसलिए उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। अब चल देखते हैं थर्ड कि उसके ज्वलन ताप को बढ़ा देना। अब बताइए आप ज्वलन ताप कैसे बढ़ाएंगे भाई, आपके अगल बगल मान लीजिए कि आग लग गया है और उसके अब आप दाह्य पदार्थ भी हटा दिए, ऑक्सीजन को भी आपूर्ति करने लायक नहीं है, तो वहां क्या करेंगे, ज्वलन ताप को बढ़ा देंगे। अब ज्वलन ताप कैसे बढ़ेगा, अब हम लोग जानते हैं कि जिस पदार्थ का ज्वलन ताप अधिक होता है वह पदार्थ काफी देर के बाद जलेगा। तो अगर हम लोग ज्वलन ताप इसका बढ़ा दें उस पदार्थ का, हमारे अगल बगल में जहां आग लगा है, तो वहां पर क्या होगा, आग हमारा नहीं बुझ जाएगा, कुछ देर के बाद उसके बाद हम नियंत्रण कर सकते हैं। तो अब बताइए कि ज्वलन ताप को कैसे बढ़ाएंगे। तो ज्वलन ताप को बढ़ाने के तरीके बहुत ही आसान है कि उस पर पानी का छिड़काव कर देंगे। जब पानी का छिड़काव कर देंगे तो उसका ज्वलन ताप बढ़ जाएगा। जब ज्वलन ताप बढ़ जाएगा तो क्या करेंगे, आग हमारा बुझ जाएगा। तो इस प्रकार से ज्वलन ताप को क्या कर सकते हैं, हम लोग किसी पदार्थ का बढ़ा सकते हैं पानी के केवल छिड़काव करने से। अब देखिए अग्निशामक, अग्निशामक क्या है भाई, अग्निशामक अगर हम लोग के मेनली लेबोरेटरी में पाए जाते हैं, स्कूल्स में, पेट्रोल टंकी पे, इस तरह जहाँ पर देखे होंगे कि आप अग्निशामक मींस क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशर, जिसको कि देखे होंगे इतना छोटा सा सिलेंडर रहता है, जिसमें क्या रहता है, उच्च दाब पर क्या रहता है कि CO2 गैस कंप्रेस करके भर दिया जाता है, जिसके CO2 के छिड़काव से क्या होगा कि ऑक्सीजन का क्या होगा, आपूर्ति होगा तो क्या होगा, वहां पे आग बुझ जाएगा। तो ये अग्निशामक क्या है, तो अग्निशामक कुछ नहीं है, ये आग बुझाने का ये संयंत्र है, ये एक यंत्र है जिसके यूज से हम लोग क्या कर सकते हैं, आग को बुझा सकते हैं। अब अग्निशामक भाई 2-3 प्रकार के आप देखे होंगे, अभी ज्यादा हम लोग मॉडर्नाइज हो गए हैं तो अभी यूज करते हैं कौन सा, CO2, जिसमें क्या रहता है, काफी ज्यादा प्रेशर पे, हाई कंप्रेशर, हाई प्रेशर पे CO2 गैस उस सिलेंडर में फिल रहते हैं, जिसको क्या करते हैं, कहीं आग लग गया तो वहां हम लोग छिड़काव करेंगे तो क्या होगा, वहां से ये जब CO2 आएगा तो क्या करेगा, ऑक्सीजन को क्या करेगा, उससे रिलेशन को तोड़ेगा। जब ऑक्सीजन वहां से रिमूव होगा, हटने लगेगा, CO2 केवल रहेगा, तो CO2 क्या करता है, आग को बुझने में मदद करेगा। तो इसलिए हम लोग उस सिलेंडर में क्या करते हैं, CO2 गैस को काफी कंप्रेस करके फिल करते हैं। अब देखिए एक हम लोग को पहले के जमाने में हम लोग उस तरह से पूरा डेवलप नहीं थे तो यूज करते थे कि एक कांच के शीशे में अम्ल लेते थे और एक कांच के शीशे में सोडियम बाइकार्बोनेट का विलयन लेते थे, और इन दोनों को जब वहां से छिड़काव कर देंगे तो क्या रिएक्शन होते थे, रिएक्शन होने पर क्या होता था कि क्या करते थे, CO2 के काफी मात्रा में क्या होते थे, CO2 के गैस निकलते थे, और जब ज्यादा मात्रा में CO2 निकलेंगे तो वहां से O2 मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, और जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग अग्निशामक को भी यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने एरिया में जहां अगर आग लगा हुआ है तो बुझा सकते हैं। और अब से सबसे लास्ट में और आसान तरीका, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आप दीजिएगा कि अग्निशमक सेवा टेलीफोन नंबर। आपके एरिया के कुछ अग्निशमक के टेलीफोन नंबर दिए जाते हैं कि ये जो आपके टेलीफोन नंबर है ना, अपने अपने एरिया का बेटर होगा कि आप इसका मालूम करके रखें कि अग्निशामक सेवा टेलीफोन नंबर क्या है, और सबसे पहले इसको कॉल कर दे कि हाँ मेरे यहाँ ये एरिया है,
पिन कोड अपना बता दे, सारे एरिया को बता दे, तुरंत वो विजिट करेंगे और जो भी उनके यंत्र रहेंगे यूज करके अपने को हमारे आग को बुझाने में मदद करेंगे। तो इन सारे चीजों को हम लोग अपने से भी यूज करके अपने माइंड को अप लेवल करके क्या कर सकते हैं कि अपने एरिया में आग लग गया है तो आग पर नियंत्रण पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके होंगे कि आग पर नियंत्रण कैसे करेंगे। अच्छा होगा कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट कर लें। चलिए अब बात करते हैं कि जब मोमबत्ती जलती है तो उस मोमबत्ती में 3 क्षेत्र बनते हैं और उन 3 क्षेत्र क्या होते हैं। तो आपको मैं मोमबत्ती डायग्राम बना दे रहा हूं, उसके बाद क्लियर कराते हैं। मान लीजिए कि आपका ये एक कोई कैंडल है जिसको क्या है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये जल भी रहा है। चलिए ग्लो करने लगा। अब चलिए अब देखिए, जब आप देखते होंगे कि जब ये मोमबत्ती जल रही होगी, ध्यान से कभी मोमबत्ती को जलते हुए देखिएगा, तो इसको ऊपर एक लहू रेड लाल कलर के पीला कलर के एक बनते हैं। तो वो लहू को कहीं और बनते हैं, कुछ बीच में बुला नीला कलर के कुछ बनते हैं और उसके नीचे कुछ देखते हैं कि थोड़ा सा ऊपर में आग कुछ लहता ही नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है और होता है तो ये कितने क्षेत्रों में जलता है, इसी को हम लोग अभी करेंगे। तो देखिए, मोमबत्ती के जलने का क्षेत्र, मोमबत्ती का ज्वाला का क्षेत्र मींस मोमबत्ती जलता है तो कितने क्षेत्र में करके जलता है। तो मोमबत्ती कभी भी मोमबत्ती आप जला कर देखिएगा तो वो 3 क्षेत्र में होकर के जलता है। और उन 3 क्षेत्र क्या है? बाहरी क्षेत्र और बाहरी भाग, मध्य भाग और माध्य क्षेत्र, आंतरिक भाग और आंतरिक भाग। चलिए तो अब देखिए, बाहरी भाग में ऐसा क्या होता है, जो ये सबसे बाहर में होते हैं ना बाहरी भाग, ये बाहरी भाग की खासियत क्या है? तो बाहरी भाग देखिए कभी भी होगा तो नीला और अदीप्त होता है, नीला और अदीप्त होगा। कैसा इसका कलर होगा? तो नीला होगा और अदीप्त होगा। और देखिए इस जो ये बाहरी भाग होता है, बाहरी भाग यहाँ पे जो बाहरी भाग में यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पूर्ण दहन होता है। यहाँ पे मीन्स क्या होता है, कंप्लीट कंबशन का प्रोसेस होता है। मीन्स यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है। क्या होता है बाहरी भाग में? नीला और अदीप्त होता है और पूर्ण दहन होता है। पूर्ण दहन क्यों होता है? इसका भी कारण है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन काफी अच्छे मात्रा में मिलती है। जब ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी तो काफी अच्छे से और पूर्ण दहन होगा। तो यहाँ हम लोग बहुत बात बता सकते हैं कि बाहरी भाग नीला और अदीप्त होता है और अर्थात पूर्ण दहन होता है, जिसके कारण और यहाँ क्या होता है, पूर्ण दहन होता है। और पूर्ण दहन होता है क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ काफी प्रचुर मात्रा में मिलता है, इस वजह से यहाँ पूर्ण दहन होता है। चलिए अब बात करते हैं मध्य भाग की। मीन्स ये बीच वाला जो भाग है इतना सा ना, इसके अंदर में क्या होता है। तो आप बीच वाले भाग को काफी अच्छे से ध्यान से आप कैंडल जलाकर देखिएगा तो मिलेगा आपको कि ये काफी चमकीला और येलोइश कलर का होगा, मीन्स पीला कलर के होंगे। तो चलिए देखिए बात करते हैं अब मध्य भाग की। तो मध्य भाग क्या होता है, यहाँ पे पीला, चमकीला और दीप्त क्षेत्र है। ये देखिए बाहरी क्षेत्र क्या है, अदीप्त है, लेकिन ये पीला, चमकीला और दीप्त क्षेत्र है। ये दिखाई हम लोग को देगा कि पीला होगा, कैसा कलर होगा इसका, पीला होगा, चमकीला होगा और दीप्त क्षेत्र है। कुछ कार्बन के, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, कुछ कार्बन के कण भी होते हैं और यहाँ क्या होता है कि कुछ कार्बन के कण बच जाते हैं और ये गर्म होकर वाष्पित हो जाते हैं और चमकने लगते हैं। पूर्ण दहन नहीं होता है क्योंकि यहाँ O2 कम मात्रा में मिलता है। आप अब समझ चुके होंगे कि क्या होता है भाई मध्य भाग में। तो मध्य भाग में क्या होता है कि पीला होगा, चमकीला होगा और दीप्त क्षेत्र है। और यहाँ कुछ कार्बन के, जब कार्बन के जो कार्बन के क्या है कण बच जाते हैं तो क्या होते हैं, वाष्पित होकर के क्या होते हैं, जब वाष्पित होने लगते हैं तो हम लगता है कि देखते हैं कि ये चमकीला दिखने लगता है। और ये आप बता सकते हैं कि मध्य भाग चमकीला क्यों दिखता है, तो क्योंकि यहाँ क्या होता है कि जब हम लोग देखते हैं कि पीला चमकीला क्षेत्र में कुछ कार्बन के कण बच जाते हैं, वही कार्बन के क्षेत्र क्या होते हैं, वाष्पित होते हैं। जब वाष्पित होकर वाष्पित होने लगते हैं तो हमको नजर क्या पड़ता है कि पीला हो गया, ये क्या हो, सॉरी, चमकने लगता है। यहाँ क्या होता है, पूर्ण दहन नहीं होता है। अब देखिए इस ऊपर वाले भाग में, बाहरी भाग में क्या होता है, पूर्ण दहन हो रहा था, लेकिन ये मध्य भाग में पूर्ण दहन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन अच्छे मात्रा में नहीं मिलती है, क्योंकि ऑक्सीजन कम मात्रा में पाए जाते हैं। जब ऑक्सीजन कम मात्रा में पाए जाएंगे तो वहां पूर्ण दहन नहीं होंगे। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आंतरिक भाग की। आंतरिक भाग क्या मीन्स उसके अंदर वाली भाग में क्या होती है, तो बत्ती के एकदम नजदीक होता है। यह आंतरिक भाग कहाँ होता है ये समझना जरूरी होगा। तो आंतरिक भाग यह बत्ती के एकदम नजदीक होता है। जो बत्ती जल रही है ना, इसी के एकदम नजदीक में जो साइड लेयरिंग इस तरह की आती है ना, उसको क्या बोल देंगे, आंतरिक भाग। तो बत्ती के एकदम नजदीक होता है और ये कैसा होता है, काला रंग का होता है।
ये आप समझ गए कि कहाँ होगा, तो बत्ती के एकदम नजदीक होगा। और कैसा कलर होगा, तो काला कलर, काला रंग का होता है, क्योंकि हाँ काला रंग का हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ क्या होते हैं, कार्बन मिलते हैं। अब देखिए बताते हैं, क्योंकि कार्बन के कुछ कण बच जाते हैं, यहाँ गर्म क्षेत्र होता है। अब देखिए यहाँ कार्बन के क्या होते हैं, कुछ कण बच जाते हैं। जब कार्बन के कुछ कण बच गए, वाष्पित हुए नहीं, तो क्या होता है, यह क्षेत्र थोड़ा कम गर्म होते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये समझ चुके होंगे कि मोमबत्ती के 3 क्षेत्र हैं, कौन कौन से, बाहरी भाग, मध्य भाग, आंतरिक भाग। अब बाहरी भाग में क्या होता है, नीला और अदीप्त क्षेत्र है। यहाँ क्या होता है, पूर्ण दहन होता है, पूर्ण दहन होता है। और पूर्ण दहन इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ काफी अच्छे मात्रा में मिलती है। और बात करते हैं मध्य भाग की, तो मध्य भाग पीला होती है, चमकीला होती है और दीप्त क्षेत्र होती है। और यहाँ कुछ कार्बन के क्या होते हैं, कार्बन के कण बच जाते हैं जो वाष्पित होते हैं, तो हमें दिखाई देता है कि ये चमकने लगते हैं, तो हमें लगता है कि चमक रहा है। अब यहाँ क्या होता है कि पूर्ण दहन नहीं होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम मिलती है, तो पूर्ण दहन नहीं हो पाता है। अब देखिए आंतरिक भाग या बत्ती के एकदम नजदीक होती है, जो जलता है उसके एकदम नजदीक होती है। और किस कलर का होता है, काला कलर। क्यों होता है, क्योंकि कार्बन कंटेंट पाए जाते हैं, जहाँ कार्बन कंटेंट पाए जाएंगे वहां क्या होंगे, काले रंग होंगे इसके। अब देखिए, और यहाँ क्या होता है, कम गर्म क्षेत्र होता है। तो चलिए अब मैं इसको इस ओवरव्यू के साथ ही मैं आपको बताता हूं कि अब इस चैप्टर को हम लोग तो कवर अप कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको यही नहीं छोड़ने वाला हूं, बल्कि मैं आपके लिए अपने सामने आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को ले लिया हूं और इसके अब अभ्यास के क्वेश्चंस करेंगे। अब आप बताइएगा, फर्स्ट क्वेश्चन को मैं आपके सामने रख रहा हूं। आग लगने पर उसे कई बार पानी डालकर बुझाते हैं, पानी डालने से आग कैसे बुझ जाती है? तो मैं अभी आपको क्लियर कराया हूं कि जब हम लोग क्या करते हैं कि पानी डालने पर कैसे आग बुझ जाती है। थोड़ा मैं आपको इसकी डिटेल स्टडी भी बता देता हूं, थोड़ा इसकी पहले मैं रब कर लेता हूं। तो जब पानी डालेंगे तो क्या होगा हमारे सामने, ऐसा आप समझ गए होंगे। अब जब पानी डालेंगे तो क्या होगा, उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, वह वस्तु जलने में असमर्थ रहेगा। अब देखिए इग्निशन टेम्परेचर मींस की ज्वलन ताप उसका क्या होता है, पर मान लीजिए कि हमारी ये कोई क्या है, एक मान लीजिए कि इतना बड़ा सा लकड़ी लिए हैं। अब कह रहा है कि इसमें जो आग यहाँ पकड़ लिया है, इस तरह से ये जल रहा है, एकदम इसके लौ एकदम लाल होकर के जल रहे हैं। अब हमसे बोल दिया है कि आप इसको बुझाइए, तो सिंपल सी बात है भाई कि मैं इसमें क्या करूंगा, पानी की छिड़काव करूंगा। पानी के छिड़काव के बाद हम देखेंगे क्या होगा कि ये लकड़ी बुझ जाएगी, जलना बंद कर देगी। तो अब हमसे आप पूछिएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि जब हम लोग पानी की छिड़काव कर रहे हैं तो उसका ज्वलन ताप क्या हो रहा है, ज्वलन ताप बढ़ जा रहा है। और जब ज्वलन ताप बढ़ेगा तो हम लोग जानते हैं कि क्या हो जाएगी, वो वस्तु जो भी जल रही है वो क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो इस तरह से आप इसका आंसर कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर हो तो कांच की प्लेट ले जाने पर काला वलय क्यों बनता है? तो अभी हम लोगों ने क्लियर किया, काला वलय कब बनता है, काला वलय कब बनेगा, तो जब कभी भी काला वलय की बात कर दे, इसका मतलब वहां कौन सी कंटेंट पाई जा रही है मेरे दोस्तों, तो वहां क्या मिल रही है मेरे को, कार्बन। इसका मतलब कि हम लोग बोल देंगे कि वहां क्या मिल रहा है, कार्बन। मींस कार्बन क्या हो रहा है, अभी हम लोग पढ़े कि मध्य क्षेत्र में क्या होता है कि कार्बन के कुछ कंटेंट मोमबत्ती जलाने पे मध्य क्षेत्र में, अभी हम लोग किए ना कि थोड़ा रिवर्स जाके थोड़ा देख सकते हैं कि जो ये मध्य का क्षेत्र है क्या होता है, जब जलता है तो वहां कुछ कार्बन के कण बच जाते हैं और वही कार्बन के कण क्या होते हैं, क्या होने लगते हैं, वाष्पित होकर उड़ने लगते हैं। जब वो वाष्पित होकर उड़ते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि वहां पे क्या होता है कि चमकने लगता है। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ये काला क्यों होता है, तो जब हम लोग जब लास्ट में आंतरिक भाग में देखेंगे तो क्या होता है, कार्बन कुछ वहीं पे कण रह जाते हैं, वहीं वाष्पित होते हैं कार्बन के कण, तो देखते हैं कि काला काला क्षेत्र क्या होने लगता है कि हमको कांच पर मिलने लगता है, जिसको कि हमने देहात में क्या करते हैं, उसको अपने यहाँ सजा कर लोग रखते भी हैं टीका लगाने के लिए छोटे बच्चों को, ताकि कहीं नजर न लगे। तो अब देखिए, अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। अगर किसी दुर्घटना में कोई व्यक्ति आग की चपेट में आ जाए तो उसे बचाने के लिए कंबल में लपेट दिया जाता है, ऐसा क्यों? तो ऐसा आंसर तो अब आप ही बता देंगे।
अब चलिए मैं आपकी खुशी के लिए मैं भी बता देता हूँ। जब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को आग पकड़ लिया, मान लीजिए कि मेरे को यहाँ पर ऐसा हो नहीं, तो जब मेरे को आग पकड़ लिया तो आप मेरे वीडियो से देख करके आप समझ पढ़ रहे हैं कि ये आग को बुझाने के लिए क्या करते हैं, कंबल से लिपट देंगे। तो कंबल से लिपट देंगे तो वहां क्या होगा, मैं तो बच जाऊंगा। क्यों बच जाऊंगा, बचने के बाद मैं क्या करूंगा, आपको बताऊंगा कि मैं क्यों बच गया। तो इसलिए मैं बच गया। तो जब आप मेरे को कंबल को क्या किए, कंबल से पूरे मेरे को क्या किए, लपेट दिए। जब लपेट दिए तो क्या हुआ, जितने भी मेरे सराउंडिंग में जो बाहर में जितने भी हवा है, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन है, क्या हुआ, वो तो सीमित हो गई, यहाँ तक ही रहेगी, इस कंबल के अंदर तो जाएगी नहीं। जब कंबल के अंदर जाएगी नहीं, ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, तो आग जलेगा नहीं, तो आग क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। इस प्रकार आप इसके आंसर कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कभी कभी जंगलों में आप आग लग जाती है, ऐसा कैसे होता होगा, तो आप बताइए। अभी हम लोग इस वीडियो में किए हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आग लग जाता है। क्यों लग जाता है, अब देखिए जंगल में आग ऐसा क्यों लगता है। मान लीजिए कि उसमें बहुत काफी अभी लू चल रही है, उसकी इतने इग्निशन टेम्परेचर बढ़ गए, इतने हो गए हैं कि उसमें कुछ भी वाष्प नहीं है, और इतने हद तक पहुंच गए कि क्या हुआ कि एक ही तरफ सूरज की किरण क्या कर रही है, एकत्रित कर रही है, या फिर कोई उससे गुजरते हुए तार गया है जो इलेक्ट्रिसिटी के, इसमें रगड़ खाने के बाद क्या होता है कि लूती मीन्स जिसको बोलते हैं कि लूती की क्या होती है, उत्पत्ति होती है, जिससे कि ज्वाला का क्या होता है, उत्पन्न होता है। इस प्रकार से क्या होता है कि क्या होती है, आग लग जाता है। तो इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा, आप वहां से इजीली कर सकते हैं। बट पहले आप इसको अच्छे से बैठ करके सॉल्व करेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद, पूरा देखने के बाद आप आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।